असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। असद साहब, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इस तहरीक का दूसरा जलसा है। पहला गुजरावाला में हुआ, आज कराची में हुआ। अब पहले जलसे के बाद एक तरफ तो आपकी हुकूमत की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से यह बयानिया बनता नजर आया कि एक फ्लॉप शो था, सर्कस था, अवाम नहीं निकले उनके कहने पर क्योंकि वो करप्ट टोला है। लेकिन दूसरी तरफ हमने आपकी आज जहराना तकरीर देखी, फिर कल वजीर आजम इमरान खान की एक जहराना तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा कि आइंदा ना प्रोडक्शन ऑर्डर देंगे, जेल में कोई फैसिलिटीज नहीं देंगे। बड़े गुस्से में उन्होंने तकरीर की। तो क्या वाकई हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस तहरीक से, इन जलसों से, या हुकूमत दबाव महसूस कर रही है? सर, जलसों से तो कोई हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता। ये एक नहीं 100 जलसे करें। अगर कोरोना का ख्याल कर लेते और जो मुल्क में बढ़ती हुई अमवात हैं कोरोना की वजह से, अगर उसका ख्याल कर लेते तो बेहतर होता। लेकिन सियासी तौर पे हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है? ये कराची के अंदर जलसा कर देंगे, वो भी इंटीरियर सिंध से बसें भर भर के लेकर आ रहे थे, उससे क्या साबित होगा? ये वो शहर है जहाँ ये 11 पार्टियों का मिलकर उतना वोट नहीं पड़ा था जितना सिर्फ तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा था। तो इस जलसे से साबित क्या होगा? जितने मर्जी जलसे करें उससे कोई दबाव की बात नहीं है। लेकिन बात जो है जिसके लिए जिस पे रिएक्ट किया वजीर आजम ने, जो आज मैं तकरीर में कह रहा था कि एक इंतहाई खतरनाक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान के जो बैनुल अक़वामी स्टैंडिंग है, उसके लिए खतरनाक है। और उसका जवाब देना और दो टोक जवाब देना और वाज़ेह जवाब देना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली जो इदारों के खिलाफ बात की कल वजीर आजम साहब ने, उस पर रिएक्ट किया है। लेकिन जो रिएक्ट किया है वजीर आजम साहब ने, उस पर तो पहले ही तनकीद होती रही है कि आप जो है एक सियासी एहतसाब कर रहे हैं, आप इंतकाम कर रहे हैं, ये एहतसाब नहीं है। और अगर वजीर आजम ऐसी बातें करेंगे कि प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे, जो कि एक कानूनी राइट है और उसका इसका इख्तियार जो है वो स्पीकर के पास है। दूसरा, अगर वो कहेंगे कि वीआईपी जेल नहीं मिलेंगी आपको, वो भी अगर किसी का राइट है तो मिलेगा। लेकिन जब वजीर आजम ये तमाम चीजें अपने हाथ में लेके कहते हैं कि हम नहीं देंगे, तो वो तासुर वो मजबूत नहीं होता जिस पर ऑपोजिशन पहले ही कहती रही कि आप इंतकाम कर रहे हैं। देखिए, ये मैं कई दफा पहले आपके भी मुझे याद है, मैं शो पे ये बात कर चुका हूँ। जिस कानून के तहत उनके खिलाफ केस चलाए जा रहे हैं वो इनके बनाए हुए हैं। जो इदारा इनका एहतसाब कर रहा है और उसके जो लोग हैं वो इनके लगाए हुए हैं। 95 से 98% जो केसेस हैं जिनमें इनका एहतसाब हो रहा है वो इनके एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए। तो हमारा तो लेना ना देना उसके साथ। लेकिन ये जरूर है कि सियासी बुनियाद के ऊपर एक पूरी हमारा मीडिया भी जो है उसमें वावेला खड़ा हो जाता है कि सियासतदान जो है वो कानून से बालातर क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने वाली जो बात है, 70 साल 72 साल में पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक कैदी, सजा याफ्ता कैदी को बाहर जाने दिया जा रहा हो। गरीब जो लोग हैं वो जेल में मर जाते हैं, कभी कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन यहाँ तूफान खड़ा था और हमने भी उसका ख्याल करके हमने कहा अच्छा ठीक है जी, अगर आप भी कह रहे हैं, कोर्ट भी कह रहा है तो हम जाने देते। लेकिन ये मराद को उन्होंने इस्तेमाल किया है हुकूमत के खिलाफ नहीं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ। इसलिए मैं दोबारा से कहूंगा, ये हमारे हक नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस खतरनाक बयानिए का दो टोक जवाब दिया जाए। कहा कि एनआरओ चाहते हैं, एनआरओ हुकूमत से चाहते हैं या इदारों से चाहते हैं? क्योंकि नवाज शरीफ की जो तनकीद का डायरेक्शन है वो तो इदारों की तरफ है, तो किससे एनआरओ चाहते हैं फिर? सर, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि वो कैसे, उनका तरीकेकार क्या अडॉप्ट कर रहे हैं वो एनआरओ को लेने के लिए। एनआरओ का जरिया वो बना रहे हैं नैब कानून में तरमीम। उस नैब कानून में तरमीम 36 से 37 उसके अंदर शिक हैं, उसमें से ये 34 शिकों के अंदर तरमीम लेकर हमारे सामने पहुंच गए। और इन्होंने दो टोक हमसे ये कहा और इदारों को यही पैगाम दिया कि अगर फैटेस्ट को बिल पास कराना चाहते हैं, जो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से निकलने के लिए कोशिश कर रहा है और जो हमें कवानीन बनाना चाहते हैं, अगर वो आप हमसे पास करवाना चाहते हैं तो हमारी नैब तरामीम की जो शर्त है उसको पूरी करें। बराह रास्त सीधी सीधी नेकेड नेगोशिएशन, इसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं थी। और अगर इनमें से कोई चैलेंज करता है तो मैं बता दूंगा किस दिन मीटिंग हुई और किस घर में मीटिंग हुई। तो ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं। तो ये तरीका सर, वो चाहते हैं कि जो है इंतजामिया नहीं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के ऊपर दबाव डाले, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में मुलवस होने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत पर दबाव डालने के लिए तैयार नहीं है। इनको एतराज ये नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, इनको एतराज ये नहीं है कि फौज सियासत में मुदाखलत कर रही है, इनको एतराज ये है कि फौज सियासत में मुदाखलत क्यों नहीं कर रही। अच्छा, लेकिन एक राय ये भी है ना असद उमर साहब के इस वक्त बिलखसूस नवाज शरीफ की तरफ से जो इदारों पे तनकीद हो रही है उसकी वजह एक हुकूमत है, हुकूमत की परफॉर्मेंस है। क्योंकि वजीर आजम इमरान खान खुद कहते रहे कि एक मिसाली इश्तराक है और मुल्क की कामयाबी, मुल्क की तरक्की के लिए इश्तराक जरूरी है।
लेकिन इस इश्तराक के बावजूद भी अगर एक्सपेक्टेशन वाली परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर तनकीद जब होगी परफॉर्मेंस पे तो वो सिर्फ हुकूमत पे नहीं होगी, वो इदारों पर भी होगी ना, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि हम मिलकर काम कर रहे हैं। सर ये खुदा खुदा को खौफ करें, किस बात को आप किधर ले गए। आप ये बताइए कि कोरोना से जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से सूरत हाल से मुकाबला किया, जिसकी तमाम दुनिया तारीफ कर रहा है, मैं उस एनसीओसी को चेयर करता हूं। मेरी जिम्मेदारी थी सबसे ज्यादा कि मैं उस काम को करूं, और मैं आपको कह रहा हूं कि जो हमने कामयाबी हासिल की वो पाकिस्तान की फौज के अस्करी इदारों की मदद के बगैर मुमकिन नहीं थी। इसमें मुझे बताएं कौन सी सियासत आ गई। इसी तरीके से जब लोकस का टिड्डी दल का खतरा पैदा हुआ तो फौज की जो हमारे पास ट्रेन मैन पावर है, जो वहां के रिसोर्सेज है, हमने उसको इस्तेमाल किया। इसी तरीके से हम जो कोशिश कर रहे हैं हालात बेहतर करने की फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर भी, आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन लाने के लिए जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं उसके अंदर फौज का एक अहम किरदार है। वजीर आजम की पुरानी पॉलिसी है, 20 साल से उस पॉलिसी पे वो गामजन है, वो कहते रहे कि अमन लेकर आओ, बातचीत के जरिए फौज उसमें मदद कर रही है। इसमें से कौन सी चीज है जो गैर आईनी है? हमारी अगर परफॉर्मेंस के ऊपर आपने वो तो तनकीद करना चाहते हैं तो जरूर और कोरोना का जिक्र किया ना, लेकिन मैं क्योंकि तफसील में नहीं जा सकता नवाज शरीफ ने क्या कहा था, क्योंकि पैमरा की रिस्ट्रिक्शन है, उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन जो बात कही वो आपने भी सुनी है। वो तो बहुत सारी बातों का इल्जाम जो है वो लगा रहे हैं कि इसका जवाब तो फिर इदारों नहीं देना, उनके सबरा ने देना है। सर वो एक तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये होते कौन है सवाल पूछने वाले? एक सजा याफ्ता मुजरिम जो मकर फरेब करके कैदी मफरूर हुआ हुआ पाकिस्तान से भाग के लंदन में छुपा हुआ है, वो मैं सवाल करो भाई, आप सवाल करने वाले होते कौन है? आपका काम है जवाब देना, आपका काम सवाल देना नहीं है। मुल्क से भागे हुए क्यों है? अपने लोगों को सड़कों पे घसीट रहे हैं, खुद बैठे हुए लंदन में, आप इधर आके बात करें ना। दूसरी चीज ये है कि मैं वही तो बोल रहा हूँ, यही तो हमें एतराज है कि आप जो है आप फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ शहजाद, समझने की कोशिश करें। ये सारा दबाव जो पैदा किया जा रहा है वो ये दबाव है कि किसी तरीके से फौज को सियासत के अंदर घसीटा जाए, सियासत में मुदाखलत करवाई जाए। फौज मुदाखलत करने को तैयार नहीं है। इनको रोना इस बात का है। मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ ना कि इन्होंने जब एलची भेजे थे आज से जस्ट चंद हफ्तों पहले, तो उस वक्त इनको नहीं पता था कि इलेक्शन के अंदर फौज ने क्या किया या क्या नहीं किया। उस वक्त क्यों सियासी भीख मांगने के लिए भेजा था? अच्छा असफ साहब, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन चाहे आप एपीसी का एलामिया देख लें या उनकी बात देख लें, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि इस इदारे की इन्वॉल्वमेंट सियासत में होनी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि ये तासुर जाए कि किसी एक पार्टी या हुकूमत को सिर्फ वो सपोर्ट करें। वो तो ये बयानिया बता रहे हैं ना आवाम को। सर भाईजान, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि मुझे यही तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहा था कि अपने एलची को उसी आर्मी चीफ के मुलाकात के लिए क्यों भेजा था? दूसरी मुलाकात में DGISI वहां क्यों बैठे थे? आप वहां पे लूडो खेलने के लिए गए थे? आप उनके पास सियासी भीख मांगने के लिए गए थे। और जिन मीटिंग्स के अंदर मैं खुद शरीक हो चुका हूं, जहां मेरे सामने, मैं वही तो बोल रहा हूं, मैं ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूं, इनमें से किसी से बोले मुंह खोले, मैं आपको बताता हूं किस तारीख को मीटिंग हुई थी और किस घर में मीटिंग हुई थी। हुकूमतों को क्या मुझे फौज से बात करने के लिए किसी बहाने की जरूरत है? क्या मुझे कोई आईनी बंदिश है? ऑपोजिशन क्या करने जाती है वहां पर? मुझे ये बताए ना। इनको तो आना चाहिए असेंबली, इनको तो बयान देना चाहिए कि फौज के साथ किसी ऑपोजिशन का, किसी सियासी लीडर की मुलाकात नहीं होनी चाहिए। ये क्या करने जाते हैं वहां पर? तो भाईजान मैं फिर वही दोहराऊंगा, सॉरी शहजाद, मैं मुकम्मल कर लूं, मैं फिर वही दोहराऊंगा, इनको रोना इस बात का है कि फौज सियासत में मुदाखलत क्यों नहीं कर रही। लेकिन अब तो असद साहब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, हर तरफ चर्चा है कि किसने किससे मुलाकात की। तो आप भी बता दीजिए कि किसने मुलाकात की, किस घर में हुई और एग्जैक्टली क्या चीज मांगी गई? मांगा क्या गया वो तो मैं बता चुका हूं। मांगते हैं ये सियासी भीख, ये NRO मांगते हैं। उन मीटिंग्स के अंदर कौन कौन लोग शरीक हो चुके मुझे बताएं कौन नहीं था। वहां पे शहबाज शरीफ भी पाए गए, वहां पे हसन इकबाल भी पाए गए, वहां पे मुराद अली शाह भी पाए गए, वहां बिलावल जरदारी भी पाए गए, और मैं इनकी सेकंड टीयर लीडरशिप सारी। ये सब भाईजान हमारे सामने कमरे के अंदर कुछ और बातें, बाहर निकल के कुछ और बातें। मुनाफिकत की इंतहा हो रही है इस वक्त सियासत में। अच्छा असद साहब, आप ये कह रहे हैं कि बाहर बैठ के बात करें। ये सवाल हम बार बार नून लीग की क़यादत से उठाते रहे कि नवाज शरीफ साहब अब लगते हैं कि पहले से तबीयत बहुत बेहतर है, पाकिस्तान आके लीड करना चाहिए। ये नहीं कह सकते बाहर बैठ के कि मीडिया अरेस्ट हो जाए, सब अरेस्ट हो जाए, मैं बाहर बैठूंगा। लेकिन हकीकत तो ये है ना कि वो बाहर बैठ के खिताब करें, लेकिन फिर भी लोग सुनने आते हैं। आपने कहा जलसागाह नहीं भर सकेंगे, जलसागाह तो भर दिया उन्होंने।
बाय द वे मैंने तो कभी भी नहीं कहा था जलसा का भरना आपकी क्या पार्टी के बड़ी चीज है इंफॉर्मेशन भाई। मिनिस्टर ने चैलेंज किया था जी। अल्लाह जानता है शिवली क्या क्यों कहा था। जलसा गाह भरना कितनी बड़ी चीज है यार, बात से कौन सी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की जो जलसा गाह अगर वो पैसा लगाने को तैयार हो, ट्रांसपोर्ट देने को तैयार हो, ना भर सके, उससे क्या साबित होता है। अच्छा असद साहब, ये मुझे बताइए कि क्या नवाज शरीफ और आप लोग एक ही बात नहीं कर रहे? और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इमरान खान साहब ने भी कल बात की, हमेशा करते हैं, आज आपने भी कहा, जनरल जिलानी का जिक्र किया, जिया-उल हक का जिक्र किया कि उन्होंने हैंड पिक किया था नवाज शरीफ को उस वक्त। तो जब आप बार बार ये बात करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त इदारों ने, इंडिविजुअल्स ने मुदाखलत की थी, नवाज शरीफ को हैंड पिक किया। नवाज शरीफ भी वही बात कर रहे हैं, फर्क ये है कि आप माजी की बात कर रहे हैं, माजी की मुदाखलत की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मुदाखलत आज भी जारी है। सर पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने सारी अपनी जिंदगी में, सारी करियर में कितने दिन किसी सियासी मिलिट्री डिक्टेटर के नीचे हुकूमत का हिस्सा रहे? सिफर जवाब है उसका। ये मियां नवाज शरीफ जो है ये 1500 दिन से ज्यादा खुद डिक्टेटर्स के पास रहे। वो डिक्टेटरशिप क्या मुल्क के लिए ठीक होती है? इस पे तो आपका मेरा सबका इत्तेफाक है ना, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, आइन को नहीं तोड़ना चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस वक्त वो वाकई में आइन तोड़ा जा रहा था उस वक्त तो आप डिक्टेटर की गोद में बैठे हुए थे। आज आप कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है आइन के अंदर मुदाखलत हो रही है, और मैं आपको बार बार शवाहिद दे के बता चुका हूं कि असल इनको रोना इस बात का, भाई मंतक की बात है, सोचिए शहजाद कि कभी ऑपोजिशन को एतराज होता है कि फौज मुदाखलत क्यों करी है सियासत में? कोई पाकिस्तान की तारीख में कोई केस आपको नजर आता है? हमेशा हुकूमतों को एतराज होता है, क्योंकि फौज की मुदाखलत अगर सियासत में होगी तो हुकूमत को नुकसान होगा ना। हुकूमत का तो वैसे ही हिस्सा है फौज, हुकूमत से अलग तो नहीं है। मंतक की बात आप सोचो, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है, ऑपोजिशन कह रही है। अच्छा, लेकिन असद साहब इसमें दो बातें, एक तो आपने कहा किसी डिक्टेटर के अंदर कब हुकूमत में रहे, हुकूमत में नहीं रहे, लेकिन रेफरेंडम तक परवेज मुशर्रफ को सपोर्ट किया था इमरान खान ने, फिर इलेक्शन से पहले वो अलग हुए थे। जमीन आसमान का फर्क है कि किसी की नौकरी करना और उसके कंधे के ऊपर चढ़ के आना और किसी की सियासी। और मैं आपको, मैं ऑन एयर आज कहता हूं, बिल्कुल इमरान खान साहब ने जो उस वक्त कहा था वो किया था, वो गलत किया था, वो खुद भी मान चुके हैं उस बारे में, लेकिन कभी भी हिस्सा नहीं बने किसी मिलिट्री हुकूमत। उनकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बने थे, जैसे मैंने कहा इलेक्शन से पहले उनके इख्तलाफात हो गए थे। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि मदाखलत की बात तो आप भी करते हैं ना, कि जब जनरल जिलानी की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आज भी, सवाल अगर मुकम्मल कर लूं, वो कहते हैं कि इमरान खान आज भी सिलेक्टेड है, जैसे आप कहते हैं कि हमें हैंड पिक किया गया था, आज भी वजीर आजम इमरान खान हैंड पिक्ड है। ये इल्जाम है ना ऑपोजिशन का। सर मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहीं, मैंने आपको 10 मिसालें दी हैं। ये इसी जनरल बाजवा जिसको कह रहे हैं सिलेक्टेड करवाया, जिसने इलेक्शन में धांधली करवाई, इन्होंने उस जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को वोट दिया। इन्होंने उसी एस्टैब्लिशमेंट के सामने और ये सवाल किया है हमने, बिल्कुल सवाल किया हमने नून लीग से। सर उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं आए माए शाह के अलावा। वो हर दफा कहते हैं गलती हो गई, अच्छा उस वक्त गलती हो गई, फिर ये आज से 6 हफ्ते पहले तक वो क्यों एस्टैब्लिशमेंट के दफ्तरों के अंदर बैठ के मीटिंगें कर रहे थे? वो क्यों एनआरओ की डिस्कशन करते थे? क्यों नैब कानून की डिस्कशन करते थे वहां बैठ के? उसका जवाब दे दें। नहीं सुन लेना बात। ये उसी मार्शल लॉ, उसी शख्स को जिसने आइन तोड़ा था, उसके घर अपने एलची क्यों भिजवाते थे? हम उनकी मुनाफकत आपके सामने रख रहे हैं। इमरान खान अगर क्रिटिसाइज करता था तो इमरान खान उसमें किसी का हिस्सा नहीं था। जो गलत था वो गलत था, जो गलत था वो गलत था। लेकिन असद साहब, जब बार बार वो आपको सिलेक्टेड कहेंगे और जवाब में आप जनरल जिलानी और जनरल जिया-उल हक का हवाला देंगे, तो तासुर ये जाता है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम सिलेक्टेड हैं तो आप भी सिलेक्टेड थे। नहीं बात ठीक नहीं होनी चाहिए। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ये तासुर नहीं। जिस वक्त फौज मुदाखलत करती थी और फौज ने मुदाखलत की है, वो कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये वो इलेक्शन है जिसके अंदर पंजाब की पार्टी है ना, मुस्लिम लीग नून, पंजाब के बगैर तो, पंजाब के अलावा तो इनका किसी में इंटरेस्ट भी नहीं है, इसलिए वहां पे पंजाबी में तकरीरें भी हो रही थी। ये पंजाब के अंदर 141 सीट में कुल 11 सीटों पे इनकी इलेक्शन पिटीशन फाइल्ड है, और तहरीक इंसाफ की कितनी पिटीशन फाइल्ड है पंजाब के अंदर? 13। सर हम यही तो बोल रहे हैं कि कोई बयानिया के अंदर कुछ तो ठोस सबूत हो। इलेक्शन में पिटीशन आपने नहीं फाइल की, उसी शख्स को जिसको आप पे इल्जाम लगा रहे, उसी के एक्सटेंशन के लिए वोट आपने दिया, उसी के घर एलची आप भेजते। सर ना इमरान खान ने जनरल जिलानी के घर कोई दावतें खाई थी, ना उनकी नौकरी की, ना जिया-उल हक की खिदमत की, ना परवेज मुशर्रफ की हुकूमत का हिस्सा बने, और जहां सपोर्ट किया वहां गलती मानी। अच्छा असद जुमा साहब, एक आखिरी सवाल, और मैं चाहूंगा सियासी वर्कर की हैसियत से, और आप एक प्रोफेशनल भी रहे, उस हैसियत से मुझे बताएं, क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल है कि ये आगे होने क्या जा रहा है, होगा क्या? क्या इसी तरह तकरीर होती रहेंगी, मईशत को भी नुकसान होगा, सियासी अदम इस्तेकाम होगा?
कोई वे आउट नजर आ रहा है हुकूमत को, इदारों को, कि वे आउट क्या है इसका? क्या इसी तरह तलखी बढ़ती रहेगी, इंतशार की तरफ हम बढ़ते रहेंगे? सर, ये अगर समझते हैं कि हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं तो ये कभी भी नहीं होगा। ये जलसा जलसा खेलते रहेंगे, आखिर में थक हार के एक दिन बैठ जाएंगे। ना इनका इस तहरीक से कुछ निकलना है। और ये तहरीक भी इसके पीछे देखें जो सबसे ज्यादा मोहर, आपको पता है, आपके पास तो खबरें आती हैं, कौन दो शख्स हैं जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ, जिनके दोनों के स्टेक्स कोई है ही नहीं इस सिस्टम के अंदर।